चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ड्रेनेज सिस्टम। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्क्राइब किए हैं, जो क्लासेस हुई हैं ड्रेनेज सिस्टम्स, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न पढ़ने से पहले ड्रेनेज सिस्टम की लास्ट ड्रेनेज सिस्टम जो था, दैट इज सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम, वो पढ़ना भी जरूरी, वो बचा रह गया है। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी लास्ट क्लासेस में कि ड्रेनेज सिस्टम दो तरह के होंगे, दो तरह की रिवर होगी, इंसिक्वेंट एंड सीक्वेंट, जिसमें सीक्वेंट जो है वो आपकी फिर से चार तरह की होंगी, कॉन्सिक्वेंट, रेसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट और सबसिक्वेंट। इसके अलावा जो इनसिक्वेंट रिवर्स हैं वो फिर से दो तरह के हो जाते हैं, जिनको एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड कहते हैं। यहां तक हम एंटीसीडेंट तक पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे सुपर इम्पोज्ड। तो चलिए देखते हैं सुपर इम्पोज्ड जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या होता है। तो देखिए, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम को अगर हम समझना चाहें तो इसको बहुत आसानी समझ सकते हैं केक एनालॉजी से। एक केक के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास केक है और डबल लेयर का केक है, ठीक है। ऊपर जो है अलग तरह का मटेरियल है, ठीक है, और जो नीचे मटेरियल है वो कुछ अलग तरह का है, ठीक है। इसको अगर हम रॉक सिस्टम में बात करें तो हमारे पास एक सरफेस है, सतह है, और सतह पर दो प्रकार की रॉक्स या चट्टाने हैं, ठीक है। जैसे बाहर ऊपर की तरफ हो सकता है इग्नियस रॉक हो, जैसे मध्य प्रदेश में अभी हम लोग एग्जांपल में पढ़ेंगे, जैसे इग्नियस रॉक हो, या जैसे कि बेसाल्टिक लावा हो, बेसाल्टिक लावा फ्लो। तो जाहिर सी बात है कंपैरेटिवली कैसा है, थोड़ा सा सख्त है, हार्ड मटेरियल है, ठीक है। और नीचे जो है आपकी कैसी है, सेडिमेंट्री रॉक है, या अंतरह की रॉक जो है वो अदर टाइप की रॉक्स हैं जो कंपैरेटिवली कैसी हैं, सॉफ्ट है। एक तो ये हो सकता है कि ऊपर हार्ड रॉक की लेयर है और नीचे सॉफ्ट रॉक। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि ऊपर लेयर कैसी हो, सॉफ्ट रॉक की, और नीचे कैसी हो, हार्ड रॉक की। अच्छा, लेयर्स की चौड़ाई भी ठीक ठाक है, ये नहीं कि लेयर जो है 100 मीटर 5 मीटर 10 मीटर की, ठीक ठाक चौड़ाई की लेयर्स है। जैसे कि हम लोगों ने बेसाल्टिक लावा फ्लो के बारे में बात की थी, तो अलग अलग रीजन्स में जो ये लावा का फ्लो हुआ है उसकी डेप्थ जो है, चौड़ाई अलग अलग है, कई 100 मीटर से लेकर कुछ मीटर तक ये अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ है। तो हम यहां मानते हैं कि यहां पे इस एरिया में जो स्लोप एस्पेक्ट है, ढाल का एंगल है, वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो स्ट्राइक है या ढाल का एंगल है वो पॉइंट ए से किधर की तरफ ढाल जा रहा है, पॉइंट बी की तरफ। इस एरिया में एक रिवर ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम बहुत पुरानी जमाने की बात है, क्रिटेशियस के बाद है, या फिर हम लोग बात करते हैं टर्शियरी पीरियड की। तो बहुत पहले यहां पर एक रिवर ओरिजिनेट हुई, क्योंकि रिवर जो है वो ढाल का अनुसरण करेगी, ढाल की तरफ चलेगी तो रिवर जो है ढाल पे फ्लो करना शुरू कर देगी, ठीक है। और ये जो है ढाल पे अपर, ये लेयर है L1 और ये लेयर है L2। अब बताइए रिवर किस लेयर पे बह रही है, L1 में, ठीक है। और L1 में जैसे कि लावा फ्लो है, कौन सा, बेसाल्टिक लावा फ्लो है, ठीक है। तो ये रिवर जो है इस लावा की जो ये सतह है इसको, या जो भी चट्टान है इसकी सतह को इरोड करना शुरू करेगी, डाउन कटिंग करेगी, लेटरल कटिंग करेगी, और यहां पर क्या बनना शुरू करेगी, वैली, वैली का निर्माण होना शुरू होगा, घाटी का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, सही है। धीरे धीरे घाटी की गहराई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब ये रिवर गहराई की वजह से, जब जैसे समय समय बीतेगा तो अल्टीमेटली रिवर कहां पहुंच जाएगी, काफी ज्यादा डेप्थ में, घाटी की ऊंचाई काफी, गहराई जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, है कि नहीं। और रिवर अब कहां पे पहुंच गई है, L2 लेयर में पहुंच गई। और रिवर का जो फ्लो का जो कोर्स था, जिस रास्ते से जैसा डायरेक्शन वो अपर रीजन में बना रही थी, अपर लेयर में बना रही थी, जैसा स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर कहां बन रही है, जैसी वैली L1 लेयर में थी सेम वैसी ही वैली। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन, अध्यारोपण। जब एक नदी ऊपरी सतह पर बहती है और जैसे ही उस वैली का, घाटी का स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, धीरे धीरे कटाई करते हुए गहरी लेयर्स में पहुंचती है, दूसरी लेयर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहली लेयर की अपेक्षा बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन नदी अपना स्वभाव परिवर्तित नहीं करती, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर कॉपी एंड पेस्ट कर देती है लोअर लेयर्स में। तो इस तरह के ड्रेनेज पैटर्न को हम कहते हैं, दैट इज नोन एज सुपर इम्पोजिशन। अब बात कर रहे थे हम लोग, दो तरह की रिवर्स है, सीक्वेंट एंड इनसीक्वेंट। ये वाली जो लेयर, जो रिवर टाइप है, ये इनसीक्वेंट में है। इनसीक्वेंट में वो नदियां होती है जो बहुत जिद्दी होती हैं, जो कुछ किसी भी हालत में अपने रास्ते का, अपने नेचर का में परिवर्तन
नहीं लाती, तो जाहिर सी बात है ये जो रिवर अब कौन सी लेयर्स में होकर बह रही है, L2 लेयर में होकर बह रही है, वो कैसी रिवर होगी, सीक्वेंट हो गई कि इनसीक्वेंट हो गई, इनसीक्वेंट हो गई। इनसीक्वेंट मतलब पूरी तरह से जिद्दी है, लेयर बदल दीजिए, रॉक के टाइप्स बदल दीजिए, लेकिन ये जो रिवर है वो बहने से अपने आप को रोकती नहीं है, अपना पथ और अपना स्ट्रक्चर वो कभी भी चेंज नहीं करती। तो इस तरह का जो लेयर है, इसमें कितनी लेयर्स लगती, मिनिमम 2 लेयर। अपर लेयर में जो चीज है, घाटी में जो जैसी वैली बनी वैसी सेम वैली कहां बन जाती है, लोअर लेयर में, कॉपी एंड पेस्ट। तो इस तरह का जो ड्रेनेज पैटर्न है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सुपर इम्पोजिशन। बोलो हाँ कि ना। तो इसको हम लोग फिर से देखते, पहले लो लाइन लिख लेते हैं, सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न। In this drainage pattern, river flowing on a geological formation, river flowing in a geological formation and structure inherited their characteristics, inherited the characteristics inherited the characteristics of previous forms developed on upper geological formation of entirely different geological characteristics, of entirely different geological characteristics। अध्यारोपित प्रतिरूप में ऊपरी परतों, चट्टान की ऊपरी परतों या भूवैज्ञानिक या भूसंरचना, जो भी आप लिखना चाहें, चट्टान की ऊपरी परतों में बहने वाली नदी अपने चारित्रिक गुणों घाटी, बहाव के रूप आदि का विकास चट्टान की निचली परतों में कर देती है। यद्यपि निचली परतों के गुणधर्म ऊपरी परतों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। निचली परतों के गुणधर्म ऊपरी परतों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। इस प्रकार की नदियों को या इस प्रकार के प्रवाह तंत्र को अध्यारोपण प्रवाह तंत्र या सुपरइम्पोज ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। एग्जांपल डाल लीजिए, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां एंड सुवर्ण रेखा रिवर, सुवर्ण रेखा रिवर in Dalma and Phyllite Hills of southeast छोटा नागपुर प्लेटो तथा छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पूर्व में डालमा और फाइलाइट की पहाड़ियों में सुवर्ण रेखा नदी सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण करती हैं। सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण करती है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसको, सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न को। मान लीजिए कैसी है, दैट इज सेडिमेंट्री। कौन सी लेयर है, सेडिमेंट्री लेयर है। सेडिमेंट्री रॉक्स नॉर्मली हार्ड रॉक होती हैं कि सॉफ्ट रॉक होती हैं, सॉफ्ट रॉक होती है। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको सिखाई थी जिसको हम लोग कहते हैं कि इग्नियस रॉक फॉर्मेशन।
ठीक है, इग्नियस रॉक फॉर्मेशन। उसमें जो अंदर की दिशा में जब दो तरह की रॉक्स होती है, एक होती है एक्सक्लूसिव और दूसरी कौन सी होती है, दैट इज नोन एज इंट्रूसिव रॉक्स। अब एक्सक्लूसिव रॉक्स तो बहुत अलग अलग तरह की हो गई। इंट्रूसिव रॉक में बैथोलिथ आते हैं, लैकोलिथ आते हैं, लेपोलिथ आते हैं, याद आ रहा होगा, ठीक है, डाइक्स आते हैं, तो हम लोग ये बैथोलिथ बनाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो रॉक है, ये मान लीजिए बैथोलिथ है। ठीक है, क्या चीज है, बैथोलिथ है। अब ये बैथोलिथ को थोड़ा अंदर बना लेते ताकि रॉक को ये अंदर छुपा हुआ बैथोलिथ है, यानी कि कह सकते हैं एक डोम है, डोम है, या फिर आप कह सकते हैं पूरा गुंबद है, जो कि हम लोगों ने बैथोलिथ में पढ़ा ही था। ठीक है, और ये कैसी रॉक से बना है, इट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक। सही है, ये रॉक हार्ड है कि सॉफ्ट है, हार्ड रॉक है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, यहां पे दो अलग अलग तरह की चट्टानें हमें दिखाई पड़ रही। गहराई में कौन सी चट्टान छुपी है, इग्नियस चट्टान, और ऊपर की तरफ कौन चट्टान छुपी हुई है, सेडिमेंट्री रॉक। चलिए इसमें रिवर को फ्लो कराना शुरू करते हैं। तो ये रिवर फ्लो कर रही है फ्रॉम ए टू बी, ए से किधर की तरफ फ्लो कर रही है, अभी अभी फ्लो करना शुरू किया। फ्लो करते करते समय बीतता चला जाएगा और धीरे धीरे रिवर क्या करेगी, कटान करेगी। किस रॉक में, लेयर में, इस लेयर का नाम हम रख देते हैं L1 और इस वाली लेयर का नाम रख देते हैं L2। L1 में कटान करना शुरू करेगी और धीरे धीरे जो है, जो भी इसमें घाटी का विकास होगा, वैसी ही घाटी जो है नीचे की दिशा में बढ़ती चली जाएगी। रीजन क्या है, कैसी लेयर है, सेडिमेंट्री रॉक है। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रॉक सेडिमेंट्री हो, हार्ड रॉक हो, कैसी भी रिवर होगी, रिवर जो है डाउन कटिंग करके कटान करती ही है। टाइम बीतता जाएगा और धीरे धीरे जो है ये कहां पहुंचेगी, लोअर लेयर में। लोअर लेयर में जब पहुंचेगी तो ये जो ये डोम है, ये क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएगा। तो चलिए एक्सपोज करते हैं डोम को। अब ये डोम जो है हमारा क्या हो गया है, एक्सपोज हो गया। सही है, डोम एक्सपोज हो गया और ये डोम जो है हमारा कैसे जाएगा, पूरा का पूरा कैसा एरिया है, डोम एरिया। ये डोम पूरा निकल आया। ठीक है, रिवर अभी भी फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है। सही है, अब फ्लो करी तो डोम आ गया। तो डोम अचानक तो आया नहीं होगा, पहले डोम का टच जो एपेक्स है वो आया होगा, उसको ये क्या करना शुरू किया होगा, इसने कट करना शुरू किया था। और रिवर मैंने कहा कैसी है, सीक्वेंट है कि इनसीक्वेंट है, इनसीक्वेंट है। ये मनमानी करेगी, रास्ता अपना बदलेगी नहीं, तो नहीं बदलेगी तो देखे क्या होगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ेगा। रिवर जो है एज इट इज अपना रास्ता बनाए रहेगी। ठीक है, और ये जो डोम है ये दो जगहों पर आपको दिखाई पड़ेगा। एक तो ये कटिंग दिखाई पड़ रही है और दूसरी ये कटिंग दिखाई पड़ रही है, और रिवर जो अपना रास्ता जो दोनों डोम्स के बीच से निकाल दी। तो जैसी वैल्यू ऊपर थी वैसी ही वैल्यू कहां है, नीचे। L1 में जिस दिशा में रिवर बह रही थी अभी भी कहां बह रही है, किसी भी तरह की रॉक है, रिवर काट पीट के सबको क्या कर देती है, बराबर कर देती है। तो इस तरह का क्या हुआ, जैसा स्ट्रक्चर अपर वैली में वैसा स्ट्रक्चर, तो कौन सा ड्रेनेज पैटर्न हो गया ये सिस्टम, दैट इज सुपर इम्पोजिशन। क्लियर हो गया सब लोग, बना लीजिए। जो हम डायग्राम बनाते हो कि नहीं बनाते हो सब लोग डायग्राम, आज डायग्राम सारे बनाते रहो, मेंस में लिखने हैं ये, बना लीजिए डायग्राम। दोनों डायग्राम बना लेना, पहले प्रीवियस वाला और इसका नाम रख देंगे, क्या चीज कह देंगे, बैथोलिथ। ये है बैथोलिथ। ठीक है, डायग्राम जितने भी बनाए जाते हैं बिना कहे आप लोग कॉपी में उनको बनाते रहेंगे। ठीक है, और खासकर जो स्ट्रक्चर वाले डायग्राम है उनको बिल्कुल बनाते रहिएगा। तो दूसरा डायग्राम बना रहे मेरे साथ ही बनाते रहिएगा।
हो गया। चलो अब देख लेते हैं जो सुपर इंपोजिशन जो दिखाई पड़ता है, एक नदी है जिसका नाम है सोन, नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश की नदी है, ठीक है। सोन, केन, बेतवा, चंबल, याद आ रहा होगा, ठीक है। तो सोन रिवर है, एक हिल्स पड़ती है मध्य प्रदेश में, रेवा प्लेटो में। कौन सा? रेवा का पठार है, वहां से होकर सोन रिवर बहती है और वहीं पे मिलती है कैमूर की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? कैमूर हिल्स। वहां पे एक छोटा सा टीला है कैमूर हिल्स के बगल में ही, जो खंजुआ कहते हैं, खजुआ रिज। तो जो सोन रिवर है वो खंजुआ रिज पर जो है वो सुपर इंपोजिशन के पैटर्न्स डेवलप करती है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं उसको भी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सोन रिवर, और सोन रिवर के लिए कैमूर हिल्स बनाते हैं। तो ये पहाड़ियां कौन सी हैं? दीज आर, क्या नाम है इनका? कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर हिल्स। कहां पर है मत बेटा? दे आर प्रेजेंट इन, ये प्लेटो का नाम होगा रेवा प्लेटो, ठीक है, रेवा प्लेटो। डायरेक्शन अगर मैं कहूं तो डायरेक्शन ये वाला है नॉर्थ का, ठीक है। उत्तर प्रदेश इस डायरेक्शन में पड़ेगा। ये हो गया साउथ, यानी आप किसकी बात कर रहे हैं? इधर तमिलनाडु सेक्टर की। ये हो जाएगा आपका क्या? ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। तो पहली जो ये हिल बनी है इसका नाम क्या है? कैमूर हिल। किधर से किधर की तरफ जा रही? ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन आप समझ गए होंगे। फिर उसके बगल में भी हिल्स हैं, और ये भी कौन सी हैं? दे अगेन आर, बोथ आर कैमूर हिल्स। दोनों ही हिल्स का नाम है दीज आर कैमूर हिल्स। अब कैमूर हिल्स के बगल में जो है फिर एक नेक्स्ट जो रिज पड़ता है, उस रिज का नाम है खंजुआ रिज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिज है, क्या नाम है उसका? खंजुआ रिज। और इसी रिज से होकर निकलेगी आपकी कौन सी रिवर? सोन नदी। तो सोन नदी जो है जब निकलना शुरू होती, एक जमाना था जब ये जो पूरा का पूरा एरिया है इस पर जो है क्रिटेशियस पीरियड था। याद होगा डायनासोर जब खत्म हो रहे थे, क्रिटेशियस पीरियड था। और क्रिटेशियस पीरियड में इंडिया में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर हुआ था कि इंडिया में बेसाल्टिक लावा फ्लो हुआ था। अच्छा, ये हमें पता है सारे बच्चों के कि जो बेसाल्टिक लावा होता है एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? बेसिक होता है। दूसरी बात ये हार्ड है कि सॉफ्ट है? कंपैरेटिवली इग्नियस रॉक्स में सॉफ्ट है। तो जैसे हमारा चॉकलेट केक होता है, आप ऐसा समझ के देखिए इस एरिया में बेसाल्टिक लावा, ब्लैक कलर का बेसाल्टिक लावा, जिससे कि महाराष्ट्र की ब्लैक कॉटन सॉइल बनी है, उसका पूरा का पूरा कोटिंग हो गई। तो ये आपको एक तरह से क्या लगेगा? केक के ऊपर चॉकलेट की लेयर बनी गई है, जो कि कंपैरेटिवली कैसी है? हार्ड है कि सॉफ्ट है? कंपैरेटिवली सॉफ्ट है, जिसको आसानी से, जिसका आसानी से इरोजन अगर पानी से किया जाए तो आसानी से इरोजन हो सकता है। अब यहां से नदी बह रही, कौन सी नदी बह रही? दैट इज सोन रिवर। तो हम लोग सोन रिवर फ्लो कराते हैं। तो ये हमारी नदी बह रही है, दैट इज नोन एज सोन, ठीक है। और सोन रिवर जो है ये देखिए यहां से बहना शुरू हुई। द नेम ऑफ द रिवर इज सोन रिवर। इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी आके इससे जुड़ जाती है, इसका नाम है समधिन। कौन सी रिवर है? समधिन रिवर है, सोन की समधिन। सोन का रीजन मैंने बताया था, सोने की रेत पाई जाती है, सोने जैसी, और इसीलिए नाम क्या है इसका? सोन रिवर। अब जब ये रिवर बह रही है इस एरिया से, और ये जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ी जो रिज है, इस रिज से होकर ये नदी बह रही है। एक जमाना होगा जब ये नदी जो है इस रिज के ऊपर से बह रही होगी, जब किसके ऊपर किसका कोट है? बेसाल्टिक लावा का कोट है। कौन सी पहाड़ी? खजुआ रिज या खजुआ की पहाड़ियां। तो जब बेसाल्टिक लावा का फ्लो हुआ होगा तो उस वक्त ये नदी उन बेसाल्टिक लावा की पहाड़ लेयर के ऊपर बह रही होगी। धीरे धीरे जो नीचे का जो रिज है, जो अलग तरह की रॉक से बना है, ये जो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ रिज है। ऊपर की लेयर कैसी है? देखिए ऊपर की लेयर कैसा? बेसाल्टिक लावा है ना। और नीचे की लेयर कैसी है? सेडिमेंट्री रॉक लेयर है। तो जब नदी ऊपर बेसाल्टिक लावा में बह रही, तो जिस डायरेक्शन में नदी बह रही थी, जब बहते बहते काटते काटते वो किस लेयर पे पहुंची? सेडिमेंट्री रॉक की लेयर पे पहुंची। तो उसने अपना रास्ता वगैरह चेंज ना चौड़ा किया ना पतला किया, वैसे का वैसा ही कोर्स क्या किया? बनाए रखा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा है? पॉइंट ऑफ सुपर पोजीशन है। बोलिए हाँ की ना?
सारी जगह पे सुपरपोजिशन नहीं करे। ये मेन पॉइंट है जहां पर जो है सुपरपोजिशन हो रहा है, जहां L1 लेयर और L2 लेयर नदी ने दोनों की दोनों लेयर्स को काटा हुआ है। तो ये किसका ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल है? सुपरपोजिशन, इंपोजिशन। सही है ना? तो लिख लीजिए, तो लिखिए सुपर इम्पोज है। हाँ हाँ, आराम से बनाइए, फिगर आप ही के लिए बनाया गया है। समझ में आ गया बेटा? तो अगर हम पिछले डायग्राम को ध्यान में देखें तो अब की बार हमने यहाँ पे क्या किया था? बैथोलिथ। बैथोलिथ की जगह अगर हम इसको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक लेयर, जैसे कि फाइलाइट वगैरह है। सही है। ऊपर की जो सेडिमेंट्री रॉक थी, मैंने कहा था L1 और L2 लेयर बदल सकती है। अब की बार क्या है? कौन सा ऊपर लेयर है? बेसाल्टिक लावा फ्लो था। सही है ना? तो बेसाल्टिक लावा फ्लो में पहले रिवर बह रही थी और धीरे धीरे उसको काटते काटते कहां पहुंची? जब सेडिमेंट्री रॉक के रिज पे पहुंची, जो सो कॉल्ड आज की तारीख में क्या है? दैट इज द, कहां गया वो? रिज। तो जब रिज पे पहुंचेगी तो क्या है? वो रिज को भी काटते हुए वैसे ही एज इट इज आगे बढ़ेगी। तो जिस पॉइंट पे दोनों का कटान हुआ उसी पॉइंट पे क्या हो रहा है? सुपरपोजिशन हो रहा है। सही है भाई? तो इस तरह से जो है सुपरपोजिशन में भी जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो अपना रास्ता बदलता नहीं है। और इस तरह का ये भी ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा? इन सीक्वेंट, जो अपना रास्ता ना बने। तो रास्ता ना बदलने वाले केवल दो ही होते हैं, एंटीसीडेंट और दूसरा हो गया सुपर, जो पोजीशन बोलता है। यही दोनों है जिसमें रास्ता रिवर्स नहीं बदलती, बाकी सारी नदियां जो है अपना रास्ता चेंज कर देती बदलती परिस्थितियों के अनुसार, चाहे वो कॉन्सिक्वेंट हो, चाहे वो रेसिक्वेंट हो, चाहे वो सबसिक्वेंट हो, चाहे वो अपसिक्वेंट हो। ये चारों तरह के सिस्टम जो है अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो ये लास्ट लेक्चर का जो लास्ट सेक्शन था उसी का बचा हुआ। पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। द खेंजुआ रिज is made up from Khanjwa ridge is made up of quartzite stone। मध्य प्रदेश का खंजवा रिज क्वार्ट्जाइट के पत्थरों से बना हुआ है। क्वार्ट्जाइट के पत्थरों से बना हुआ है। इन क्रिटेशियस पीरियड द होल एरिया वाज कवर्ड बाय बेसाल्टिक लावा। क्रिटेशियस काल में यह संपूर्ण क्षेत्र बेसाल्टिक लावा से ढका हुआ था। बेसाल्टिक लावा से ढका हुआ था। द सोन रिवर एट दैट टाइम वाज फ्लोइंग ओवर द लावा बेड। द सोन रिवर एट दैट टाइम वाज फ्लोइंग ओवर द लावा बेड। उस समय सोन नदी लावा के संस्तर या बेसाल्टिक लावा के संस्तर के ऊपर बहती थी। It formed a valley। इसने एक घाटी का निर्माण किया। जाहिर सी बात है, कोई भी रिवर फ्लो करेगी तो वैली सिस्टम का स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। और डाउन कटिंग करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। द सोन रिवर डाउन कटेड द अंडरनीथ वैली। सोन नदी ने नीचे की घाटी की डाउन कटिंग करना प्रारंभ रखा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट स्टार्टेड डाउन कटिंग ऑफ अंडरनीथ रॉक ऑफ खेंजुआ रिज।
At some point of time, it started down cutting of underneath rock of खेंजवा ridge, और कुछ समय पश्चात इसने कटान जारी रख गहराई में उपस्थित खेंजुआ के टीले का कटान भी प्रारंभ कर दिया। द खेंजुआ रिज वॉज मेड अप ऑफ क्वार्टजाइट, ब्रैकेट में डालो क्वार्टजाइट स्टोन। खेंजुआ किससे बना है? क्वार्टजाइट। तो L1 लेयर जो है हमारी, जो L1 लेयर है वो किसकी बनी थी? वो बेसाल्टिक लावा की बनी है। और नीचे जो खेंजुआ रिज है वो किससे बना है? वो क्वार्टजाइट या फाइलाइट का बना हुआ है ना, क्वार्टजाइट की रॉक से बना हुआ है। तो जब भी दो लेयर, इसमें जो सुपर इंपोजिशन करने के लिए पहली शर्त, लेयर्स कितनी होनी चाहिए? दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए? अलग अलग। कोई जरूरी नहीं कि पहली इग्नियस हो दूसरी सेडिमेंट्री हो, पहली सेडिमेंट्री दूसरी इग्नियस हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है अपर वाली भी सेडिमेंट्री हो लोअर वाली भी, ये भी हो सकता है। कैसे? अपर वाली सेडिमेंट्री है तो ज्यादा उसमें बेड्स कैसे हॉरिजेंटल, और लोअर सेडिमेंट्री है तो उसके बेड कैसे फोल्डेड। तो दोनों का नेचर कैसा हो गया? अलग अलग। और कठोरता कैसी हो गई? मतलब दो डिफरेंट टाइप की रॉक लेयर्स होनी चाहिए। और अपर लेयर में जो जैसा स्ट्रक्चर बनेगा सेम वैसा स्ट्रक्चर कैसा बनता जाएगा? लोअर लेयर में बन जाएगा। तब हम इसे कहेंगे सुपर पोजिशन। ठीक है, तो सुपर पोजिशन में क्या होता है? ये जो नदी है चाहे कैसी भी लेयर आ जाए वो अपने रास्ते को चेंज, वो चट्टानों को काटती जाएगी और अपना रास्ता एज इट इज, जैसे कि यहाँ पे सोन रिवर ने किया है कि सोन रिवर के सामने जब अलग तरह की चट्टान आ गई तो भी उसने अपने रास्ते को परिवर्तित नहीं किया और उसने काट करके दिया। अब आज की तारीख में अगर हम जाएं तो इस एरिया में हमें बेसाल्टिक लावा के फ्लो के प्रमाण नहीं मिलेंगे, यानी बेसाल्टिक लावा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतने साल बीत गए, इतना ज्यादा इरोजन हुआ, इतना ज्यादा सॉफ्ट लावा था, तो ये सारा का सारा मटेरियल बहकर जो है वॉश आउट हो चुका है। लेकिन इसके प्रमाण जो है इनडायरेक्ट एविडेंसेस आज भी हमें यहां पर मिलते हैं। और इसीलिए जिस पॉइंट पे जो टच है, पॉइंट ऑफ टच, वहीं पर हम कहते हैं कि दैट इज नोन एज सुपर पोजिशन हुआ। क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है, तो कैसा ड्रेनेज पैटर्न हो गया? ड्रेनेज सिस्टम सुपर इंपोजिशन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हेडिंग डालिए ड्रेनेज पैटर्न। एंटीज उसमें लेयर्स में जो अपर लेयर में जो मटेरियल होगा सेम मटेरियल किसमें आ जाएगा? हाँ, और इसमें चट्टानों की प्रकृति दो अलग अलग तरह की चट्टानें मिनिमम होनी चाहिए सुपरपोजिशन। ठीक है, वहां पर अपथ्रस्ट हो रहा है और यहां पर जो है किसी भी तरह का अपथ्रस्टिंग नहीं हो रही। यहाँ पे बेस कैसा है? सिंपलर बेस है। बेस में किसी भी तरह का, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें अपथ्रस्ट हो जाएगा तब उसको हम एंटीसीडेंट बोल देंगे। ठीक है, और अपथ्रस्ट नहीं हो रहा और इसके प्रमाण साफ साफ लिखे हुए कि इस एरिया में कभी भी चीजें ऊपर उठी नहीं है, तो इस पैटर्न का नाम हो जाएगा दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो नेक्स्ट चले ड्रेनेज पैटर्न। हेडिंग डालिए ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या होता है? तो हमारे पास कई सारे ज्योमेट्रिकल डिजाइंस है। दीज आर नोन एज डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, है नहीं? तो बेसिकली हम लोग बात करते थे दो शब्दों के बारे में हमने बात की कल। पहला हमने बात किया था ड्रेनेज, दैट इज योर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, सही है। ड्रेनेज सिस्टम क्या चीज होती है? हम लोग दो बारे की बात करते हैं कि कोई भी रिवर है वो उसकी ओरिजिन कैसे हुई, गंगा नदी की उत्पत्ति कैसी है। जब आप इसके बारे में बात करने चलते तो यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, या वर्ल्ड, जिसकी भी बात करें। और फिर दूसरी ये है कि उस रिवर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये विकास कैसे हुआ। जब केवल आप दो फैक्टर्स पे बात करते हैं देन यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन वो रिवर का जियोमेट्रिकल शेप कैसा है, जब आप उसका ज्यामितीय रूप के बारे में बात करते हैं कि दिखने में रिवर कैसी, उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर किस तरह का शेप और साइज बनाते हैं, तब आप यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न ओरिजिन के बारे में बात नहीं करता, ड्रेनेज पैटर्न डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करता। ड्रेनेज पैटर्न के लिए बताता कि इस वक्त रिवर और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका शेप कैसा है, ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है और उसका स्पेशल अरेंजमेंट
उन ट्रिब्यूटरीज के बीच में जो दूरी वगैरह है, किस एंगल पर आकर जुड़ रही है, ये सारी चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो दैट इज नोन एज ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर हो गया? तो जब हम लोग का ज्योमेट्रिकल, जब उसके आकार आकृति के बारे में बात करें तो दैट इज ड्रेनेज पैटर्न, और ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हो जाएगा ड्रेनेज सिस्टम। दो लाइनें। ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न इट मीन्स द, जैसे कि हम लोग इसमें बात करते, ये दो खेजुआ हिल्स वाला है, फोल्डेड बेड्स और हॉरिजॉन्टल बेड्स, डाउन कटिंग, और स्लोप जो है देखो, ये देखो बीच से रिवर अभी भी वैसे ही फ्लो करे। ये है आपका क्या चीज, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर। कौन सा है? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसे क्या कहते हैं? ड्रेनेज पैटर्न। जैसे ट्रिल्स, कौन सा है? ट्रिल्स है। दूसरा कौन सा? ये तो ट्रिल्स में ही आएगा। ये कौन सा है सबसे फेमस? ये डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक मतलब वृक्षाकार अपरूप। वृक्षाकार अपरूप में जैसे वृक्ष में एक मेन ट्रंक होती है और एक सेक्शन अगर इसका हम पकड़ लो, ठीक है, तो कोई एक सेक्शन पकड़ लेते हैं, ये है मेन ट्रंक अगर मान लेते हैं, दैट इज अ मेन ट्रंक। तो ये होगी इसकी क्या? ब्रांचेस दिख रही है। ब्रांचेस की भी क्या निकल रही हैं? साइड ब्रांचेस निकल रही, उनकी भी हो सकती है, और क्या निकल रही हो? ब्रांचेस। तो इसका मतलब जब ब्रांचिंग अरेंजमेंट दिखाई पड़ रहा है तो ये हम जियोमेट्रिकल शेप की बात कर रहे हैं कि ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली अबाउट द जियोमेट्रिकल शेप, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न। और जब ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात करें कि भैया इसकी ओरिजिन इस रिवर की कैसे हुई, इस रिवर का आज तक का डेवलपमेंट कैसा हुआ, तब वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। तो अभी तक हम बात कर रहे थे ओरिजिन और डेवलपमेंट की, यानी ड्रेनेज सिस्टम्स की बात कर रहे थे। इस पॉइंट से अब आगे की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ड्रेनेज पैटर्न की। तो कुल मिला के 11 होते हैं, 11 में से 10 इंपॉर्टेंट है। पहले तो लिख लेते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होते हैं। तो लिखिए ड्रेनेज पैटर्न, वृत्ताकार अपवाह प्रतिरूप। ड्रेनेज पैटर्न्स मींस geometrical forms. Drainage pattern means geometrical forms of drainage system. Drainage patterns means geometrical forms of drainage system and spatial arrangement of a stream and spatial arrangement of a stream in a particular region. In a particular region. अपवाह प्रारूप का अर्थ, अपवाह प्रारूप का अर्थ, अपवाह प्रारूप का अर्थ किसी अपवाह तंत्र का, किसी अपवाह तंत्र का ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप तथा धाराओं का स्थानीय तथा धाराओं का अरेंजमेंट, धाराओं के अरेंजमेंट का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप एंड स्ट्रक्चर, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रेनेज पैटर्न। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रिवर स्ट्रीम, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। दिस इज द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न किस किस बात पे निर्भर कर सकता है? तो दो तीन चीजें होती है ड्रेनेज पैटर्न में। अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के, जैसे मैंने कहा 11 हैं, 11 में से 10 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब इसमें दो तीन चीजों में फर्क होता है, हर ड्रेनेज पैटर्न दूसरे ड्रेनेज पैटर्न से अलग होता है। उसमें कई सारी चीजें होती है कि जो ट्रिब्यूटरीज है, जो स्ट्रीम्स है, उनका फ्लो कैसा है, उनका नंबर कितना है, हर एक में कैसा होगा, फ्लो अलग होगा, नंबर अलग होगा और डायरेक्शन ऑफ फ्लो अलग अलग होगा। ये सारी चीजें कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगी। जैसे पहला फैक्टर क्या कि स्लोप कैसा है, ढाल कैसा है, ढाल तीखा है, नेचर ऑफ स्लोप जिसे हम कहते हैं। ढाल अगर तीखा है तो ऐसी स्थिति में ड्रेनेज पैटर्न अलग तरह से डेवलप होगा। स्लोप अगर जेंटल है तो ड्रेनेज पैटर्न अलग तरह। तो पहला जो फैक्टर है वो क्या हो गया, नेचर ऑफ स्लोप। अभी हम लोग बात करेंगे ना डेंड्रिटिक में ही, तो हम देखेंगे स्लोप कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कि अलग स्लोप अगर तेज हो जाता है, ढाल अगर तेज है, तो ऐसी स्थिति में जो ड्रेनेज पैटर्न, वो जो डेंड्रिटिक पैटर्न है वो लंबा ज्यादा बनता है और चौड़ाई उसमें कम होगी। और जब स्लोप जेंटल होगा तो चौड़ाई ज्यादा बनती है,
लंबाई कम बन जाती। तो इसका मतलब नेचर ऑफ स्लोप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि नदी का वो जो रूप है वो दिखने में कैसा लगेगा। दूसरा है स्ट्रक्चरल कंट्रोल। स्ट्रक्चरल कंट्रोल दूसरा फैक्टर है। स्ट्रक्चरल कंट्रोल का मतलब नदी अगर उत्तर प्रदेश में बह रही है तो बहने के लिए पूरी जगह है, और यही नदी अगर कहां बह रही है, पहाड़ों में बह रही है, दोनों साइड एरियाज में हिल्स वगैरह हैं, तो ऐसी स्थिति में इस नदी को बहने के लिए जगह कम मिलेगी। तो स्ट्रक्चर कैसा कंट्रोल करे वो भी आपके रूट को डिसाइड करेगा। तो पहला हो गया नेचर ऑफ स्लोप, दूसरा क्या हो गया स्ट्रक्चरल कंट्रोल, तीसरा है लिथोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। चट्टाने कैसी हैं, इम्परवियस है, परवियस है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है। ये भी जो है आपका ड्रेनेज का जो पैटर्न है उसको कंट्रोल करे। जैसे पेनिनसुलर इंडिया अलग तरह का ड्रेनेज पैटर्न मिलता है, और अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो ड्रेनेज पैटर्न, क्योंकि रीजन है कि वहां पर नेचर ऑफ स्लोप अलग अलग है, क्लाइमेट अलग अलग है, और चट्टानों का रूप रंग भी कैसा है, अलग अलग है, और साथ ही साथ जो आपकी जो स्ट्रक्चर कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स हैं वो दोनों एरियाज में, इसलिए ड्रेनेज पैटर्न कैसे हो रहे हैं, अलग अलग। तो तीसरा क्या हो जाएगा, दैट इज लिथोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी चट्टाने जो हैं उनका जो रंग रूप है, उनका जो नेचर है वो कैसा होगा। चौथा हो जाएगा कि एक एरिया में, जैसे मैंने कहा गंगा नदी थी या इंडस रिवर है, इंडस रिवर कैसी रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर है, पूरा का पूरा अपर हिमालय खड़ा हो गया, मिडिल खड़ा हो गया, शिवालिक खड़ा हो गया, लेकिन इस नदी ने अपने रास्ते को कभी भी चेंज नहीं किया, ठीक है। लेकिन जो बाकी की नदियां हैं वो, जैसे कि इंद्रो ब्रह्म नदी थी, वो क्या है, छिन्न भिन्न हो गई, वो टूट फूट गई। तो किसी भी तरह का कोई भी रिवर जो आज की तारीख में फ्लो कर रही है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर रहता है टेक्टोनिक जो गतिविधियां होती हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स है या जो उस एरिया के लोकल टेक्टोनिक मूवमेंट्स है वो भी उसके ड्रेनेज पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। अगर वो एरिया कैसा है, एरिया में ढाल स्लोप धीमा है, मान लेते हैं अभी मैंने सिखाया कि अगर आपका स्लोप कैसा है, बहुत जेंटल स्लोप है, तो जो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न है ये चौड़ा ज्यादा बनेगा और लंबाई इसमें कंपैरेटिवली टेक्टोनिकली अगर अपलिफ्ट हो गया एरिया तो स्लोप का एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जो है ड्रेनेज पैटर्न में क्या होगा, चौड़ाई कम होगी और लंबाई बढ़ जाएगी। सही है कि नहीं। तो तीसरा चौथा फैक्टर कौन है, पहला फैक्टर नेचर ऑफ स्लोप, दूसरा क्या होगा स्ट्रक्चरल कंट्रोल, तीसरा है लिथोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा चीज है टेक्टोनिक फैक्टर्स। जितने भी टेक्टोनिक फैक्टर्स हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि स्ट्रक्चर डिजाइन कैसा होगा, चौड़ा ज्यादा होगा, लंबा ज्यादा होगा। अगर उच्च गया ज्यादा तो कौन सा ड्रेनेज पैटर्न डेवलप हो जाएगा। एक डालमा की पहाड़ियां जो है वहां पर जो हमने कहा था रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, काठमांडू नीचे धंसा हुआ है, टेक्टोनिक प्रॉब्लम है काठमांडू में। काठमांडू जो है वो एक डिप्रेशन में है, काठमांडू की जो घाटी है कैसी है, डिप्रेशन में, वो एक बाउल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। तो सारी नदियां आसपास के पहाड़ों से उतर के कहां पहुंच जाती हैं, काठमांडू की घड़ी। तो कैसा ड्रेनेज पैटर्न बनता है, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। कौन सा, सेंट्रीपिटल्स। और जो रेडियल में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो इसका मतलब टेक्टोनिक कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रेनेज पैटर्न को डिसाइड करती है। अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो नेक्स्ट है टेक्टोनिक। दूसरी चीज है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हमने बना के तैयार कर लिया। सारे फैक्टर कैसे हैं, स्लोप भी जेंटल है, स्ट्रक्चरल कंट्रोल भी मिनिमम है, लिथोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक भी कैसे हैं, फेवरेबल है, टेक्टोनिक फैक्टर्स भी कैसे हैं, ठीक ठाक है। तो ड्रेनेज पैटर्न हमारा कैसा होगा, वेल फॉर्म्ड होगा, बोलो हाँ कि ना। लेकिन बारिश नहीं हो रही है, सहारा डिजर्ट में ये सारे फैक्टर्स हैं लेकिन बारिश ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, उसको डेवलप करने के लिए कौन सा फैक्टर होगा, पांचवा फैक्टर, दैट इज क्लाइमेटिक कंट्रोल। वेरी सही। तो क्लाइमेटिक कंट्रोल या क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हो गए, 5 फैक्टर। ये टोटल हो गए 5 फैक्टर मेजर है जो कि एक एरिया के ड्रेनेज पैटर्न को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और ये बताएंगे कि इस एरिया में, जैसे यूपी की नदियां, टेरिल्स नहीं मिलता यहां पे, ट्रेलिस वाला जो नहीं मिलता, रेक्टेंगुलर यहां पर नहीं मिलता, रेडियल यहां पर नहीं मिलता, सेंट्रीफ्यूगल यहां पर नहीं मिलता, ठीक है। जो यहां पर जो मिलता है, या फिर हमारा हेरिंग बोन, ये भी यहां नहीं मिलता। तो यहां मिलता क्या है, डेंड्रिटिक। तो जाहिर सी बात है यूपी के जितने भी ये फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, क्लाइमेटिक फैक्टर, टेक्टोनिक फैक्टर, लिथोग्राफिक फैक्टर, स्ट्रक्चरल कंट्रोल और नेचर ऑफ स्लोप, ये सारे ऐसे हैं कि यहां पे केवल एक ही तरह का
जो तंत्र है वो मेनली विकसित हो सकता है, वो कौन सा है? वृक्षाकार अपरूप या डेंड्रिटिक पैटर्न। सही है। फिर लास्ट में एक और चीज है जो कि ड्रेनेज पैटर्न को कंट्रोल करती है, जिसके बारे में ध्यान, ये सारे के सारे बायोटिक फैक्टर है कि एबायोटिक फैक्टर है? निर्जीव है, जिसको कहते हैं सजीव कारक बायोटिक और निर्जीव कारक एबायोटिक। इन सारे के सारे एबायोटिक है, निर्जीव कारक है। सही है ना? ये सारे के सारे कारक कैसे हैं? एक कारक इसमें है सजीव कारक, जो कि ड्रेनेज पैटर्न को क्या करता है? कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, और वो होता है वेजिटल कवर। वेजिटेशन है या वेजिटेशन नहीं है, ये भी कंट्रोलिंग फैक्टर है जो कि ड्रेनेज पैटर्न को कंट्रोल करता है। तो लास्ट हो जाएगा दैट इज वेजिटल कैरेक्टरिस्टिक्स। वेजिटल कैरेक्टरिस्टिक्स। सही भाई। इतने सारे फैक्टर जो है जब आप लेकर चलते हो तब आपका कितने फैक्टर हो गए बेटा? टोटल हो गए 6। ये 6 फैक्टर हैं जो कि अब बताएंगे कि किस एरिया में कैसा ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होगा। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर जो है, तीन चीजें कि किस एरिया की, उस एरिया में लोकेशन किसकी, स्ट्रीम की लोकेशन कैसी होगी, कहां पर स्ट्रीम लोकेटेड होगी, किन फैक्टर्स पे काम करेगा? 6 फैक्टर पे। नेचर ऑफ स्लोप कैसा है, स्ट्रक्चरल कंट्रोल कैसा है, लिथोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है। इस आधार पर क्या बता सकते हो कि स्ट्रीम की लोकेशन कहां पर होगी? 2 एरियाज हैं, एक एरिया अपलिफ्टेड है, बीच का एरिया कैसा है? प्लेन है। दूसरा एरिया कैसा? फिर से अपलिफ्टेड है। अब बताओ स्ट्रीम कहां बह रही होगी? नेचर ऑफ स्लोप, स्ट्रक्चरल कंट्रोल, लिथोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्टोनिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स और वेजिटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बताएगा क्या कि स्ट्रीम की लोकेशन कहां होगी। दूसरी, स्ट्रीम का नंबर कितना होगा। दूसरा क्या चीज है? स्ट्रीम्स का कितनी नंबर ऑफ स्ट्रीम हो गए। अब अगर क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे ध्यान दो, किस पे बात करें? बारिश कम हो रही है, क्लाइमेटिक नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज बढ़ेंगी कि घटेंगी? घट जाएंगी। अगर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है, जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर को, तो नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज की संख्या, रेक्टेंगुलर में जब ट्रिब्यूटरीज आएंगी तो क्या राइट एंगल पर मिलेंगी। तो नंबर कैसा है, ठीक है, लोकेशन कैसी है, ये भी किस पे डिपेंड कर रही है? इन्हीं 6 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो लिख लीजिए, द नंबर, लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द नंबर, location and direction of flow of different streams depends upon nature of slope, structural control, nature of slope, structural control, lithographic characteristics, tectonic factors, climatic conditions and vegetal cover. How many factors are there? Total 6 factors control the design and the shape or the geometrical shape of a particular drainage pattern. Drainage patterns are of mainly are of element types. हम पढ़ने जा रहे हैं 10 तरह के, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दरअसल एक है कंफ्यूज्ड, तुम्ही लोगों की तरह, ठीक है, तो कंफ्यूज ड्रेनेज पैटर्न नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारे पढ़ लेंगे। पहला है कौन सा? ट्रेलिस्ट। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे डेंड्रिटिक। ट्रेलिस्ट तो पढ़ ही लिया था, डीपी, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, हिंदी में कहते हैं वृक्षाकार अपरूप, वृक्ष के जैसा अपरूप, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। पहला ड्रेनेज पैटर्न हो गया डेंड्रिटिक। सेकंड नंबर 2 आएंगे, वो हम लड़ लेंगे ट्रेलिस्ट। कौन सा हो गया? ट्रेलिस्ड ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस्ट की खास बात क्या होती है? 2 रिजेस होंगे, दोनों रिजेस से कौन सी स्ट्रीम निकलेंगी? सब्सिक्वेंट
बीच में कौन सी बह रही होगी, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट लगभग राइट एंगल पर आकर मिल जाएगी। याद आ रहा होगा सब लोगों को, ठीक है। तो यह है ट्रेलिस। तीसरा जो है रेक्टेंगुलर, तीसरा ड्रेनेज पैटर्न कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, आयताकार प्रतिरूप। ये पूछा जाता है एग्जाम में, साउथ इंडिया में कौन सा पाया जाता है, रेक्टेंगुलर टाइप के, या फिर पेनिनसुलर इंडिया में रेक्टेंगुलर प्रतिरूप पाया जाएगा, चट्टानों के क्रैक्स वगैरह में डेवलप होगा। चौथा पैरेलल, ये भी पढ़ा दिया था आप लोगों को, पैरेलल यानी कि समानांतर, और कहां है, वेस्टर्न घाट में मिलेगा। वेस्टर्न घाट पे जो हिल स्लोप से निकलती है स्ट्रीम, सारे के सारे एक दूसरे के कैसे निकलती हैं, पैरेलल, और कहां जाके मिल जाती हैं, अरेबियन सी में। सेम इसी तरह का फिनोमिना कहां मिलता है, ईस्टर्न घाट में भी, वेस्टर्न घाट में भी मिल जाएगा और ईस्टर्न घाट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों के साइड पैरेलल। फिर कौन सा आ जाएगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, या इसका नाम है रेडियल। रेडियल भी शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो। रेडियल मैंने बताया था सर्किल होगा, सर्किल के बीच में सेंटर होगा, सेंटर से जैसे स्पोक्स निकलते हैं वैसे ही क्या आ जाएगा, रेडियल, या हिंदी में कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल एक होता है, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल को कहते हैं अपकेंद्र, और एक होता है अभिकेंद्र। तो ये कैसा है, अपकेंद्रीय या अरीय प्रतिरूप। फिर आ जाएगा इसके बाद, कितने हो गए, 1 2 3 5 हो गए। फिर आएगा एनुलर, ये भी इंटरेस्टिंग है। एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, या इसी का दूसरा नाम है, वेरी गुड, सर्कुलर, वृत्तीय अपरूप। नाम इतने कठिन है लेकिन है बस सारे के सारे बहुत सरल, ठीक है। कितने हो गए, 6। फिर आ जाएगा बार्ब्ड, ये सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न है। कौन सा, बार्ब्ड, ये सबसे अच्छा है बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न। इसमें होता है रिवर कैप्चर, इसमें होगा रिवर का कैप्चर होगा। फिर आएगा इंडिटरमिनेट या कंफ्यूज, जिसको हम लोग छोड़ रहे हैं। फिर आएगा हेरिंग बोन, कौन सा आ जाएगा, हेरिंग बोन। एक मछली होती, नाम उसका क्या है, हेरिंग। हेरिंग मछली की हड्डियां जैसी होती हैं, वैसे ही ड्रेनेज पैटर्न ये डेवलप होता है, इसीलिए नाम इसका क्या हो गया, हेरिंग बोन। फिर लास्ट वाला जो है उसका नाम क्या है, पिनेट। कौन सा, पिनेट। बॉटनी जिन्होंने पढ़ी होगी उन्होंने नाम पढ़ा होगा पिन्ना। पिन्ना किस में पाया जाता है, लीफ में। पिन्ने ईयर में भी पिन्ना होता है, वो ईयर पिन्ना होता है, लीफ में भी पिन्ना होता है, पिन्ना पिटियोल होता है, ठीक है। और बॉटनी जिन्होंने पढ़ी, मैंने कहा ना बॉटनी जिन्होंने पढ़ी होगी, ठीक है, जिन्होंने बॉटनी पढ़ी होगी उनकी बात कर रहे हो, तो उन्हें पता पिन्ना, लीफ में जो लेमाइना या पिन्ना होता है, और इसमें जो वेन्स इस तरह से होती है ना बेटा, तो जब ड्रेनेज पैटर्न में सारी ट्रिब्यूटरीज इसी फॉर्म में आकर जुड़ना शुरू हो जाती है तो वो ड्रेनेज पैटर्न कैसा हो जाएगा, पत्रवत। वो दिमाग न लगाओ कैसी लग रही है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो कैसा है, पिनेट ड्रेनेज पैटर्न। टोटल कितने हो गए, 9। और फिर आ जाएगा, पिनेट हो गया, तो कौन कौन से, हाँ, हेरिंग बोन हो गया, ट्रेलिस्ड, डेंड्रिटिक, रेक्टेंगुलर, पैरेलल और रेडियल हो गया। सेंट्रीफ्यूगल, रेडियल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल नहीं है, हाँ ये भी है, ये हो गया सेंट्री, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेंट्रीपिटल। काठमांडू की वैली, यहां पे कैसा है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। चलो पहले इसी को पढ़ते हैं, सरल वाला, सेंट्रीपिटल। फिर आ जाएगा एनुलर, बार्ब्ड, इंटरटेनमेंट, कंफ्यूज्ड और हेरिंगबोन। पहले पढ़ते सरल से स्टार्ट करते हैं, कठिन की तरफ चलेंगे। तो चलते देखते हैं कौन सा, सेंट्रीपिटल पहले डाल लो। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, और सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं कहां मिलेगा आपको, डिप एंगल और स्ट्राइंग एंगल, ये है। ये देखो रेडियल है, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, तो रेडियल तो पता ही हमें। हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल। जब पहले रेडियल देख लेते हैं फिर सेंट्रीपिटल बात करेंगे, ठीक है। रेडियल का अपोजिट है सेंट्रीपिटल, देखते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, ये एरिया ज्यादा ऊंचा है, जो हिल है, हिल एरिया कैसा है, ज्यादा ऊंचा है। मान लेते कितने मीटर की ऊंचाई पे, 900 मीटर, सही है। ये एरिया कितने मीटर पर है, 300 मीटर। अगर कहीं पर भी बारिश की बूंद गिरेगी तो वो सारी की सारी बारिश की बूंदें इस हिल से दूर जाएंगी कि पास जाएंगी,
तो कोई भी स्ट्रीम बनेगी तो इस हिल के बीच से निकलेगी, मतलब एक दूसरे से दूर हटती जा रही है, एक दूसरे के अंदर आकर कन्वर्ज हो रही है, जुड़ती जा रही है, दूर हटती जा रही है। तो इस तरह का जो ड्रेनेज पैटर्न है इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज रेडियल। ये हो गया 900 मीटर, सही है। और ये जो ट्रिब्यूटरी किधर जा रही है, ये 300 मीटर, ये 450 मीटर की तरफ है, ये 200 मीटर की तरफ है ना, ये 250 मीटर की तरफ है, ये 150 मीटर की तरफ है। तो सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और एक मेन सेंटर पॉइंट से सारी की सारी निकल रही हैं। जैसे कि हमारे साइकिल का पहिया होता है, एक इसका कैसा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, और जितने भी व्हील हैं, जितनी भी इसकी तीलियां हैं, वो सारी तीलियां एक दूसरे से क्या जा रही हैं, दूर की तरफ जा रही हैं। इस तरह के ड्रेनेज पैटर्न का नाम क्या हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा। या आर्य प्रतिरूप कितना इजी था। तो आर्य प्रतिरूप तो सबसे सरल है। ये इसके लिए बनने के लिए एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होना चाहिए। ये कभी भी प्लेन सरफेस पे नहीं बनेगा। ये कहां पे बनेगा, हिल्स पे बनेगा, या कहां बनेगा, जो छोटे ज्वालामुखी पर्वत हैं उन पे बनेगा। जहां पर अगर कोई स्ट्रीम डेवलप होती है तो किस दिशा में, चारों दिशाओं में बहती है। जैसे कि मैंने एक आपको बताया था रांची शहर। रांची शहर एक ऐसा शहर है जिसमें सभी दिशाओं में नदियां बहती हैं। रांची का शहर ऐसा शहर है जहां पर सभी दिशाओं में नदियां बहती। तो कौन सा ड्रेनेज पैटर्न हो गया, मेघालय की पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां, बारिश खूब ज्यादा होती है, कौन सा ड्रेनेज पैटर्न हो गया, रेडियल। रेडियल का अपोजिट कर लो तो क्या हो जाएगा, सारी नदियां क्या होंगी, पास आ जाएंगी, और पास आके एक सेंटर पर सारा पानी इकट्ठा होगा। ये कैसे हो सकता है, जब अभी जो सेंटर कैसा ऊंचा है तब सारी नदियां दूर जा रही। अगर सेंटर क्या हो, गहरा हो, जैसे कि हमारे घर का वॉश बेसिन कैसा है, वॉश बेसिन, कहीं से भी पानी गिरा हो सारा का सारा आके पानी कहां पे इकट्ठा होता है, तो ये इसका अपोजिट क्या हो गया, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल में चलते हैं। ये रहा आपका सेंट्रीपिटल। एग्जांपल है काठमांडू की वैली। काठमांडू की वैली जो है टेक्टोनिकली फॉर्म्ड वैली है। कैसी फॉर्म वैली है, टेक्टोनिकली फॉर्म्ड डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब है कि आसपास तो पहाड़ है। अगर ये वाला इमेज देखो तो जो येलो कलर से एरिया दिख रहा है काठमांडू की वैली का, ये लो लाइंग एरिया। कैसा एरिया है, लो लाइंग एरिया, कम गहरा है। और आसपास जो ब्लू कलर से एरिया है, ये क्या है, सारे के सारे ये सारे माउंटेन्स है, पहाड़ है। तो जाहिर सी बात है बगल का एरिया ज्यादा ऊंचा है। क्या है इसमें, चारों तरफ क्या है, पहाड़ है। और बीच का एरिया कैसा है, लो लाइंग है, डिप्रेशन है। और कैसे डिप्रेशन बना, टेक्टोनिकली फॉर्म डिप्रेशन है। उसी में जो है पूरा पूरा काठमांडू का शहर, एक रिवर बहती है इसमें से। द नेम ऑफ द रिवर इज बागमती। ये देखिए रिवर का नाम क्या है, बागमती। ये रिवर जा रही है और जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, चाहे दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नॉर्थ से, साउथ से आए, सब की सब आके किसमें मिल रही है, बागमती रिवर में। तो एक मेन सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस हो गया। वो कौन सा पॉइंट है, बागमती रिवर। और सारी ट्रिब्यूटरीज हर दिशा में आकर कहां मिल रही हैं, बागमती रिवर में। तो बताओ रेडियल का अपोजिट कौन सा हो गया, सेंट्रीपिटल हो गया। खुल गया दिमाग। तो ये दोनों ड्रेनेज पैटर्न बड़े इजी है। और फिर बागमती रिवर क्या करती, काठमांडू की वैली से पानी को लेकर ड्रेन आउट करके बाहर निकल जाती। तो काठमांडू की वैली में पड़ने वाला सारा का सारा पानी जितनी भी ट्रिब्यूटरी से आता है, एक ही ट्रिब्यूटरी उसको एग्जिट करती है। ये बेसिकली काठमांडू की वैली कैसी है, आपके घर के वॉश बेसिन जैसी है। पॉन्ड नहीं कहेंगे, किसकी तरह है, बेसिन। पॉन्ड और बेसिन में अंतर होता है, बेसिन का एग्जिट होता है, पॉन्ड का एग्जिट नहीं होता। ठीक है, बेसिन का, इसीलिए हम रिवर बेसिन कहते हैं, रिवर पॉन्ड नहीं बोलते। पॉन्ड का एग्जिट नहीं होता, रिवर का एग्जिट होता। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो काठमांडू की वैली किसकी तरह बिहेव करे, एक लार्ज रिवर बेसिन की तरह बिहेव कर। दो ड्रेनेज पैटर्न तो खड़े खड़े तैयार हो गए। कौन कौन से, पहला रेडियल, सेंटर पॉइंट ऊंचा होगा और बाकी पॉइंट्स क्या होंगे, नीचे होंगे। और जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें दिखाई पड़ रहे हो, सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से दूर है। इसलिए सारी की सारी रिवुलेट्स जो है, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे। इसको सेंट्रीफ्यूगल भी कह सकते हैं। क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगल। जब आप सेंटर से दूर जाते हैं तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, दो, फिजिक्स अगर पढ़िए तो याद होगा, दो तरह के फोर्सेस लगते हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और दूसरा, घर में वॉशिंग मशीन होगी तो वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े ड्राई करने के लिए ड्रायर में डालते हैं तो ड्रायर को क्या करते हैं, घुमाते हैं, और जितना पानी की बूंदें हैं वो क्या है, इससे दूर जाती हैं। तो कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ खींचेगा, तो उसको क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल। यहां पर सारी रिवर्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। नाम क्या होगा, कौन सा पैटर्न है, सेंट्रीफ्यूगल बोल दो, SCF, या फिर R से रेडियल।
इजी है कि टफ है? कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना थोड़ा सा टफ होता है, कॉन्सेप्ट बन गया तो उसके बाद क्या होता है, 2 मिनट का काम होता है। तो लिखो रेडियल, पहले सबसे सरल वाला ऐसे लिखते हैं, रेडियल ही लिख लेते पहले, रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। इसके लिए बेसिक नीड क्या चाहिए, बीच में कुछ ऊंचा होना चाहिए। बीच में क्या है, कुछ ऊंचा होना चाहिए, पहाड़ी हो, ज्वालामुखी का छोटा सा पर्वत हो, बैथोलिथ हो, कोई डोम हो, कोई डोम हो, डोम मतलब क्या कहते हैं, गुंबद हो, और गुंबद ऐसा ना हो कि 100 ग्राम का गुंबद हो, गुंबद ऐसा हो जिससे नदियां निकल सके, ठीक ठाक बड़े आकार का होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए इट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रीम्स, इट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रीम्स which diverse from central high point, which diverged from central high points in all direction, in all direction। यह अपरूप एक केंद्रीय उच्च बिंदु से, यह अपरूप एक केंद्रीय उच्च बिंदु से सभी दिशाओं में जाने वाली या दूर जाने वाली नदियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, this kind of drainage pattern is developed, this kind of drainage pattern is developed in dome structure। इस प्रकार का अपवाह तंत्र किसी गुंबद के ऊपर या गुंबदाकार रूप पर, वॉल्केनिक कोन, ज्वालामुखी कोन्स, जितने भी नाम पढ़े थे सारे के सारे, जो इंट्रूसिव रॉक स्ट्रक्चर थे, इग्नियस, बैथोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, लेपोलिथ हो गया। ठीक है, और कौन, डाइक नहीं बोलेंगे, डाइक में ऊंचाई नहीं होती है, डाइक तो प्लेनर है। ठीक है, तो बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ भी उतना ज्यादा नहीं, बैथोलिथ और लैकोलिथ जो थोड़े से कैसे होते हैं, गुंबदाकार होते हैं, वहां से हाई पॉइंट बनेगा। जब वो क्या हो जाएंगे, बैथोलिथ लैकोलिथ कहां थे, अंदर की तरफ बेचारा पड़ा हुआ था, और जब ऊपर का क्या हुआ, इरोजन हुआ, तो बैथोलिथ लैथोलिथ क्या हो गया, लैकोलिथ बाहर निकला है। अब यहां से नदी जो है क्या है, हर दिशा में बहना शुरू हो जाएगी। तो कॉमा लिखा लगा, वॉल्केनिक कोन कॉमा बैथोलिथ, कॉमा लैकोलिथ, इनके नाम और स्पेलिंग्स लिखवा चुके हैं आप लोगों को, कॉमा रेसिडुअल हिल्स जैसे अरावली, अवशिष्ट पहाड़ियां, कुछ भी ऊंचा हो, कॉमा टेबल लैंड, स्मॉल टेबल लैंड लिख दो, स्मॉल टेबल लैंड। याद करिए मैंने आपको पढ़ा था मेसा, तो लिखो मेसा, वो भी ऊंचा है। बट्स लिखाए थे, बट्स भी याद आ गया होगा, बट्स आइसोलेटेड अपलैंड, बट्स, BUTTES, बट्स, मेसा। अब बार बार वो सेम स्लाइड दिखाने का कोई फायदा नहीं है। बट्स, मेसा, बट्स में क्या होता है, लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बस। हाँ, मेसा बड़ा होता है, बट्स थोड़ा सा क्या होता है, लॉलीपॉप होता है, ऐसा लॉलीपॉप जिसके सरफेस जो है फ्लैट हो, दैट इज बट। और याद करो, मैंने बताया ग्वालियर के पहाड़ियों में फ्लैट हिल्स पाई जाती हैं, याद है ना सारी चीजें। तब उसी से अगर कोई रिवर निकली, बड़ा है बट या बड़ा मेसा है, उससे अगर कोई रिवर निकली, कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बनेगा, कॉमन सेंस की बात है, सेंट्रल में हाई पॉइंट होगा तो 100% क्या होगा, रेडियल। अच्छा, एक और बात होता ना, जो ग्रेटर हिमालय है वो भी ऐसा ही है, तो उसमें भी कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बनना चाहिए, बनता नहीं है, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है। हाँ बस इसीलिए साइज मैटर्स, बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, इसलिए शब्द ग्रेटर हिल्स नहीं, रेसिडुअल हिल्स। एक साइड तो नदियां बन रही है सदर्न स्लोप पे, नॉर्दर्न स्लोप पे नदी बन ही नहीं रही है, तो रेडियल पैटर्न डेवलप नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रहा है सब लोगों को, लिखते चलेंगे। तो कौन सा था, रेडियल। देखिए, दीज मेसा बट्स एंड आइसोलेटेड अपलैंड, इन सब जगहों पे ये पैटर्न डेवलप होता है। द स्ट्रीम्स फॉलो स्लोप्स एंड आर नोन एज, कौन सी स्ट्रीम्स है सारी की सारी बेटा, ये सारी की स्ट्रीम पहली वाली है ना, वेरी गुड, कौन सी है, एंड नोन एज कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ये सारी की सारी कैसी हैं, कॉन्सिक्वेंट। द स्ट्रीम फॉलो स्लोप एंड आर नोन एज कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ये नदियां, इसमें बनी नदियां ढाल का अनुसरण करती हैं और कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स कहलाती हैं।
दे रिजेंबल विद द स्पोक ऑफ व्हील्स, ये पहिए की तीलियों के समान से मिलती हैं, पहिए की तीलियों से मिलती हैं। दे रिजेंबल विद द स्पोक ऑफ व्हील। ठीक है, एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल इंडिया में भरे पड़े हैं, क्योंकि इंडिया में छोटी छोटी पहाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा। तो एग्जाम्पल डालिए, माउंट आबू, माउंट आबू में डालिए, कॉमा साउथ वेस्ट अपलैंड ऑफ रांची सिटी, रांची शहर का दक्षिण पश्चिमी, रांची शहर की दक्षिण पश्चिमी उच्च भूमि, साउथ वेस्ट सिटी ऑफ रांची। इंटायर ड्रेनेज पैटर्न ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका जो हमारा देश है उसका पूरा का पूरा ड्रेनेज पैटर्न रेडियल है। इंटायर ड्रेनेज पैटर्न ऑफ श्रीलंका, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। दिस इज द एंड ऑफ द सेक्शन। सबसे छोटा ड्रेनेज पैटर्न था रेडियल, समझने में सबसे आसान। एक सेंटर पॉइंट से मटेरियल डेवलप होगा, पानी डेवलप होगा, हर दिशा में बहना। इसका अपोजिट करते काठमांडू की वैली में चलेंगे, हर दिशा से पानी आएगा और सेंटर जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट अपोजिट, काठमांडू की वैली डिप्रेशन में है, टेक्टोनिक डिप्रेशन में, और हर तरफ से नदी आएगी और ये सारी की सारी स्ट्रीम हर दिशा से आएंगी और एक सेंटर पॉइंट पे कन्फ्लुएंस होगी। तो अब की बार भी क्या बन रहा है, अगेन इस बार भी क्या बन रहा है, व्हील बन रहा है, सही है ना, रेडियल जैसा ही। लेकिन अब की बार क्या है, नदियों का डायरेक्शन, ट्रिब्यूटरीज का डायरेक्शन बदल गया। किधर की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ आ रहा है। कोई जरूरत नहीं कि सेंटर की तरफ में ही जाके मिले, बिल्कुल रेडियल की तरह, लेकिन हाँ एक एरिया ऑफ कन्वर्जेंस पर सारी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलेंगी और वहां से फिर उसको लेकर जो एग्जिट की जाएगी। एग्जांपल, बागमती रिवर ऑफ काठमांडू। दो लाइनें। नंबर नेक्स्ट लिखिए, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र, अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र। ठीक है, दिस ड्रेनेज पैटर्न इज अपोजिट टू रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। यह अपवाह तंत्र अरीय अपवाह तंत्र का जस्ट उल्टा है, ठीक उल्टा है। दिस ड्रेनेज पैटर्न इज जस्ट अपोजिट टू रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, कहां मिलेगा, जहां हाई लाइंग एरिया होगा कि लो लाइंग एरिया होगा, वेरी गुड। ऐसा है जैसे हाथ कर दिया लो लाइंग एरिया, तो इसी में बनेगा बीच में, यहां पे। ठीक है, हाई लाइंग कर देंगे तो क्या है, रेडियल बन जाएगा, लो लाइंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल। पकड़ में आ रहा है तो लिखो, द स्ट्रीम कन्वर्ज एट अ पॉइंट, द स्ट्रीम कन्वर्ज एट अ पॉइंट which could be a depression, which could be a depression, crater, basin, कॉमा लगा के, डिप्रेशन, क्रेटर, बेसिन एटसेट्रा। यहां जल धाराएं या नदी धाराएं आकर एक बिंदु पर मिलती हैं, जैसे कि किसी डिप्रेशन में कोई गर्त है, कोई क्रेटर है या कोई बेसिन है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहां पर जो स्लो ऊंचाई सेंटर में ले लें 200 मीटर। ठीक है, सब तरफ से क्या मंगा दो, स्ट्रीम्स मंगा दो। स्ट्रीम्स किधर की तरफ कन्वर्ट हो रही, 200 मीटर की तरफ एल्टीट्यूड पे, 500 मीटर, 600 मीटर, है ना, अलग अलग ऊंचाई से धाराएं आ रही हैं। 400 मीटर, 300 मीटर, 250 मीटर, 800 मीटर। सही है, तो चूंकि सारी जगहों से आने वाली नदियां अधिक ऊंचाई से आ रही हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, पानी कहां से कहां बहता है, ऊंचाई से नीचे की तरफ। हर एक एरिया का एंगल ऑफ स्लोप एंगल किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर पॉइंट काठमांडू वैली की तरफ। और काठमांडू वैली से रिवर निकाल दो, कौन सी, बागमती रिवर निकाल दो, तो ये बागमती रिवर निकाल दी। ठीक है, लेके चली गई पानी में, तो एक ही सेंटर एग्जिट पॉइंट है, इसीलिए इसका नाम बेसिन होता है। जैसे वास बेसिन में एग्जिट का पॉइंट क्या होता है, सिंगल होता है। एंट्री पॉइंट बहुत से हो सकते हैं, कहीं भी हाथ धुलो सारा पानी कहां जाएगा, बेसिन पे, लेकिन अल्टीमेटली एग्जिट का पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है। ऐसा ही रिवर बेसिन होता है। रिवर बेसिन छोटा हो, रिवर बेसिन बड़ा हो, इससे मतलब नहीं। अगर वो एक पर्टिकुलर रिवर बेसिन, तो एग्जिट पॉइंट। ठीक है भाई, वाटरशेड का कॉन्सेप्ट था, पढ़ाया था। वाटरशेड, वाटरशेड में क्या होगा, सारा का सारा पानी वाटरशेड के अंदर जितना भी गिरता है, एक भी बूंद एक्स्ट्रा गिरी जो एब्जॉर्ब ना हो, जो इवेपोरेट ना हो, वो वाटरशेड में एक ही एरिया ऑफ एग्जिट से
बाहर निकलती। क्लियर हो रहा है सब लोगों को, हाँ कि ना? ठीक है, आगे लिखते चले। तो क्या लिखा एग्जाम्पल, काठमांडू वैली ऑफ नेपाल, नेपाल की काठमांडू घाटी। इट इज ए टेक्टोनिकली फॉर्म्ड बेसिन, या एक टेक्टोनिक गतिविधि के द्वारा बना हुआ बेसिन है। शब्द क्या लगा रहे हैं? बेसिन है। ठीक है, हियर ऑल ट्रिब्यूटरी कन्वर्ज इनटू बागमती रिवर, यहां सभी सहायिकाएं बागमती नदी में आकर जुड़ जाती हैं। ठीक है, और कैसा बनाती हैं? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल कन्वर्जेंस हो रहा है, सब एरिया से नदियां आकर एक ही जगह पर मिल रही हैं। तो ये भी हमारा सरल सा ड्रेनेज पैटर्न था, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट ड्रेनेज पैटर्न हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कल पढ़ा था सस्ता वाला, पैरेलल। पैरेलल पढ़ लेते हैं, तो पहले इजी वाले खत्म कर लें, फिर एक साथ टफ वाले पढ़ेंगे। अभी सर्कुलर है, ये वाला बार्ब्ड है जिसमें रिवर कैप्चर होगा, यहां रिवर कैप्चर होगा, ये सब टफ है। ठीक है, ये है पैरेलल। पैरेलल बनाना बड़ा इजी है, जैसा कि नाम ही पैरेलल है। तो एक एरिया में क्या होगा? हिल्स हैं, हिल की पूरी रेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कौन सा घाट है? वेस्टर्न घाट है, सही है। वेस्टर्न घाट से नदियां निकल रही हैं, सही है। एक दूसरे के कैसे बह रही हैं? पैरेलल बह रही हैं, पैरेलल बह रही है। और बगल में क्या है? अरेबियन सी है। अगर समंदर ज्यादा दूर पर है तो यानी नदियों की लंबाई बहुत कम है, नदियों की जो लंबाई है वो क्या है? काफी कम है। अगर नदी को लंबाई काफी लंबी नदी हो तो उसमें और छोटी नदी में क्या अंतर रह जाएगा? जब नदी की लंबाई बढ़ती है, काफी ज्यादा लंबाई बनती है, नदी मिएंडर बनाना सिनुअस कोर्स हो जाता है। नदी का कोर्स कैसा होता है? घुमावदार होगा। अब अगर दो नदियां चल रही हैं और कैसे लहराते हुए चल रही हैं, कोर्स कैसा हो रहा है? सिनुअस। तो आज नहीं तो कल दोनों आपस में क्या कर जाएंगी? गंगा और यमुना बन जाएंगी। लेकिन अगर दोनों नदियों को लंबाई ये कोर्स को लहराने का समय ही ना मिले, जैसे निकले वैसे समंदर में जाके गिर जाए, तो नदियां हमेशा कैसी बहेंगी? पैरेलल बहेंगी एक दूसरे के। बोलो हाँ कि ना? तो ये पैरेलल रिवर जो सिस्टम होता है, इसकी पहली खास बात, नदियों की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, सिनुअस कोर्स नहीं हो सकता। अगर लंबाई बढ़ा दोगे तो नदी लहराने शुरू, और जाहिर सी बात है एक लाइन ऐसे लहरा रही है और दूसरी लाइन सीधी, तो ये दोनों को हम पैरेलल नहीं कह सकते। दोनों अल्टीमेटली क्या होंगी? आपस में ज्वाइन कर जाएंगी, सही है। तो वेस्टर्न घाट में ये फीचर दिखाई पड़ता है। वेस्टर्न घाट का जो कोस्टल प्लेन है बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, 40-50 किलोमीटर हम लोगों ने डेप्थ चौड़ाई लिखी थी, ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर, 30 से 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर बहुत कम होता है नदी के लिए। जब तक घूमने का मूड बनाती है नदी, तब तक वो समंदर में मिल जाती है। तो सारी नदियां क्या है? वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और सीधे जाके किस में गिर जाती हैं? बिल्कुल नाले की तरह, मतलब सीधे स्ट्रेट नालों की तरह, और एक दूसरे के कैसे होती है? पैरेलल। पैरेलल जैसे कि रेल की पटरियों की तरह अगल बगल चलेंगी, लेकिन कभी भी मिलाप नहीं होगा। तो पैरेलल कोर्स जो है इस स्ट्रक्चर में मिलेगा वेस्टर्न घाट में। और सेम ही कैसा? ईस्टर्न घाट की सारी नदियां नहीं, कुछ नदियां जो है पैरेलल कोर्स का निर्माण। अब कावेरी और कृष्णा के चक्कर में मत पड़ जाना कि सर वो तो ईस्टर्न घाट की नदी, जो छोटी नदियां वहां पर आपको मिलेगा ये चीज। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पैरेलल लिखिए, द पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, द पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय न्यूमरस, एक नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा, न्यूमरस पैरेलल फ्लोइंग रिवर्स, पैरेलल फ्लोइंग रिवर्स, समानांतर प्रतिरूप, समानांतर प्रतिरूप, बहुत सी समानांतर बहने वाली, बहुत सी समानांतर बहने वाली नदियों से मिलकर बनता है। क्योंकि नदियां एक दूसरे कैसे बह रही हैं, और अगर हम समंदर को क्या कर दें? थोड़ा सा दूर कर दें, तो अब ये नदी जो है सिनुअस कोर्स, एक होता है स्ट्रेट कोर्स सीधा, और एक होता है लहरदार जिसको होता है मिएंडर बनाना, वो करना शुरू कर देगी। और वहां पे फिर पैरेलल कोर्स वाला सिस्टम, अरे गंगा और यमुना भी तो एक दूसरे के पैरेलल ही चलती थी, लेकिन इतनी दूरी हो गई कि क्या हो गई अल्टीमेटली, अब उनको पैरेलल थोड़ी कह सकते हैं, उसमें अलग तरह का पैटर्न डेवलप हो रहा है। अच्छा, रीजन भी अलग है, डेंड्रिटिक पैटर्न डेवलप हो रहा है यहाँ पे।
तो अब आगे डेंड्रिटिक थोड़ा सा डेवलपमेंट वाला चीज है, डेंड्रिटिक है, ट्रेल्स है, रेक्टेंगुलर है, तो इन सबको बड़े डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाले हल्के वाले पैटर्न है जिनको पढ़ना और जल्दी से समझना थोड़ा सा इजी टू ईट अप है। ठीक है, तो इजी टू डाइजेस्ट तो लिखिए, दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स आर फ्रीक्वेंटली डेवलप्ड ओवर यूनिफॉर्म स्लोपिंग। इस तरह के प्रतिरूप सामान्यतः एक समान ढाल पर कॉमा डिपिंग रॉक बेड्स सच एज, बनाया तो था रॉक बेड्स, आ गया ये डिपिंग रॉक बेड, जैसे कस्टा, याद आ रहा होगा स्पेन के कस्टा है। अब ये देखो यहां पर कैसा है स्लोप, या सारी चीजें चैप्टर नंबर 1 की सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। ये सारी, अगर यहाँ पे कोई ये छोटा सा है कस्टा, अगर ये बहुत बड़ा होता जैसे कि यहां पे भी दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पर जो आपकी जो रिवर्स डेवलप होंगी वो सारी की सारी एक दूसरे से कैसे डेवलप होंगी, पैरेलल कोर्स। बगल में मान लेते सी है, तो कैसी डेवलप हो रही है, पैरेलल कोर्स डेवलप हो रहा है। सही है, तो कोस्टा स्पेलिंग इस पे दिखेगी, स्पेलिंग यहां लिख दे रहे हैं, कोस्टास न्यूली इमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, नवीन निर्मित तटवर्ती मैदान। और भारत के सबसे नए नए मैदान कौन से हैं, एक वेस्ट कोस्ट हो गया, अभी ताजा ताजा बना है केरला का। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर अगर कहें, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे बात करें तो केरला का कोस्ट कैसा है, जो वेस्टर्न घाट का सारा कोस्ट है, अभी बाद में टर्शरी पीरियड्स के बाद ही तो बना है सब। तो टर्शरी पीरियड तो कैसा है एकदम, तब तक तो इंडिया ही नहीं आके टकराया था। टर्शरी जब बना है, टकराया है, वेस्टर्न घाट जो है सबमर्ज जो कि टुकड़ा नीचे चला गया, तब जाके वेस्ट कोस्ट बना होगा, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। तो लिख लो, न्यूली इमर्ज कोस्टल प्लेन सच एज वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, जैसे कि पश्चिमी घाट के तटवर्ती मैदान और पूर्वी घाट के तटवर्ती मैदान। कितने तरह के ड्रेनेज पैटर्न पढ़े, 3 हो गए, तीनों इजी है कि नहीं, मजेदार। पहला तो बड़ा रेडियल का अपोजिट कर दिया सेंट्रीपिटल। रेडियल हो जाएगा जो हमारी डोलमा हिल्स वगैरह, और जैसे कि मैंने नाम लिया माउंट आबू की पहाड़ियां जो कि अरावली हिल्स की रेंज का हिस्सा है, तो जहां भी छोटी मोटी पहाड़ियां वहां रेडियल। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक सिंगल मिलेगा काठमांडू की वैली में, कौन सा, सेंटीपिटल। दूसरा एग्जांपल आपको रेडियल का काम मिल जाता है वहां श्रीलंका में भी कैसा है आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा फिर कौन सा आएगा, पैरेलल, इजी है ना, पैरेलल जैसा ये पिनेट लीफ लाइक, ठीक है, वो भी कैसा है, इजी है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, पिनेट और बाकी के जो टफ वाले ड्रेनेज पैटर्न है, ट्रेल्स थोड़े से पढ़े हुए हैं, जैसे कि डेंड्रिटिक हम लोग पढ़ लेंगे। रेक्टेंगुलर बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेक्टेंगुलर जो है चॉकलेट में डेवलप होता है, दिखा भी रहते चॉकलेट तुम लोगों को, जरा सा इंपॉर्टेंट दिखे कहां की चॉकलेट, ये तो इसमें अगर मान लो ये क्या है, चट्टान है, चॉकलेट ना मान के मान के क्या है, तो चट्टानों में जो क्रैक डेवलप होते हैं बिल्कुल चॉकलेट जैसे डेवलप होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे डेवलप होंगे, है ना। अगर हम चॉकलेट को तोड़ना भी चाहें तो क्या है, इसी तरह। तो क्रैक सर्विसेज वगैरह क्या है, एक दूसरे से राइट एंगल पर आकर मिल रहे हैं। ठीक है, इसको लिखाएंगे और समझाएंगे बाद में। और अगर इसी तरह का ड्रेनेज पैटर्न अगर आपका डेवलप होगा चट्टाने, तो देखेंगे यहां पर क्रैक्स हैं, तो यहां पर जो है, अच्छा ये नदी कहां, नदी और नदी की धाराएं किसमें बह रही हैं, जो चट्टानों के बीच के जो क्रैक्स थे वो पतले से थे, धीरे धीरे पानी भरता रहा, उसमें चीजें ढाल का स्लोप का अनुसरण करते रहे, नदी क्या होती गई, चौड़ी होती चलेगी। आज की तारीख में क्या है, कौन सा ड्रेनेज पैटर्न डेवलप हो रहा है, कैसा डेवलप हो रहा है, रेक्टेंगुलर, है ना। तो ये है देखिए बिल्कुल चट्टान की तरह नहीं हो रहा है, उसको उसके लिए जो हमने कहा लिथोग्राफिक स्ट्रक्चर, उस पर भी तो ध्यान दोगे ना। चॉकलेट जैसा थोड़ी चट्टान है, चट्टान के क्रैक्स हैं, चट्टान चॉकलेट जितनी सॉफ्ट नहीं है। अगर होगी तो अगर वो इरोड हो जाएगा तो ये रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न खत्म हो जाएगा, कोई नई तरह का ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होगा, उसी के हिसाब से डेवलप होगा। तो जिस हिसाब की लिथोग्राफिक स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से क्या होंगे। अब ये कहां मिलेगा, इस तरह की जो हम अगर बात करते हैं, इस तरह की
चॉकलेट वाली रॉक्स कहां मिलेंगी? पेनिनसुलर इंडिया में। तो इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न तो कहां डेवलप होगा? पेनिनसुलर इंडिया में। तो एक ये भी तैयार हो गया, मतलब रेफरेंस तो समझ में आ गया। और अगर स्लोप एंगल आपका कैसा है, एकदम जेंटल स्लोप है, तो रिवर क्या है, आराम से रिलैक्स होकर बह रही है। रिवर कैसी है, रिलैक्स होकर बह रही। पानी कानपुर में गंगा का है, 4 घंटे बाद देखा है अभी भी कानपुर में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि रिवर का जो स्पीड है क्या है, सो है। तो रिवर मिएंडर बना रही है, बहुत आराम से घूम फिर के रिवर जो है चल रही है। देखो मिएंडर्स का निर्माण हो रहा है, मिएंडर्स का निर्माण हो रहा है, और इसकी ब्रांचेस भी आसानी से मिएंडर बना बनाकर क्या है, तो जैसे दिखने में कैसा लगेगा, जैसे लगता है वृक्ष है, वृक्षाकार अप्रूप। वृक्ष में कोई भी वृक्ष है, कुछ वृक्षों के नाम बताइए जो बड़े वृक्ष है जिसमें झूला डाल के आप झूल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीम हो गया, नीम हो गया, तो नीम का जो वृक्ष अगर हम देखेंगे, नीम है, तो उसके वृक्ष में अगर हम देखेंगे तो एक क्या होगा, एक बड़ा सा तना होगा, और तने से क्या निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी, सही है ना। और उन ब्रांचेस से सब ब्रांचेस में निकलेंगी, यही हो गया। ये है गंगा नदी, मेन ट्रंक, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज, उन ट्रिब्यूटरीज की भी सब ट्रिब्यूटरीज, उन सब ट्रिब्यूटरीज की और सब ट्रिब्यूटरी। कैसा ड्रेनेज पैटर्न पड़ रहा है, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। इजी, ये भी समझ में आ गया मुझे लग रहा है। डिटेलिंग इसमें कर लेंगे, कौन कौन से फैक्टर इसको कंट्रोल करते हैं, वो जब पैटर्न पढ़ेंगे तब उनकी डिटेलिंग कर लेंगे। तो ये हो गया पिनेट में, पिनेट बाद में पढ़ लेंगे। तो रेडियल हो गया, एनुलर बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनुलर और बार्ब जो है वो एकदम तसल्ली से पढ़ा जाएगा, मतलब वो इतने मजेदार पैटर्न है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट आती है रिवर कैप्चर की। जैसे यमुना नदी ने कैप्चर कर लिया सरस्वती को, पहले सरस्वती बहती थी, तो यमुना ने कैसे कैप्चर किया। रिवर कैप्चर जो है सबसे ज्यादा कहां होता है, हिमालय में होता है। कहां पर होगा, हिमालय में, जहां नई नई नदियां बहनी, नए नए ढाल बन रहा है, चीजों का इरोजन हो रहा है, तो एक नदी दूसरी नदी को क्या कर रही है, कैप्चर कर रही। तो रिवर कैप्चर का कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ेंगे, तब जाकर ये बाढ़ वाला ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग बात है, आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बार्ड और जो आपका डेंड्रिटिक है, रेक्टेंगुलर है, टेरिल्स है, ये सारे ड्रेनेज पैटर्न जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो ड्रेनेज पैटर्न पाया जाता है पूरे विश्व में, वो ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है, डेंड्रिटिक। विश्व में जितनी भी नदियां, 90% से ज्यादा नदियां किस तरह का कोर्स यूज करती हैं, डेंड्रिटिक। तो बची हुई 10% कैसे बाकी बंटवारा कर दो। तो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, डेंड्रिटिक हो गया। फिर टेरिल्स हो गया, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल अगर तुमसे कोई पूछ ले तो अभी अभी बता दोगे कि सेंट्रीपिटल क्या है और सेंट्रीफ्यूगल क्या है, पैरेलल क्या है, ये तो आप ही बता दोगे। इवन टेरिलाइज जो मैंने पढ़ाया है वो भी पढ़ा देंगे कि दो स्लोप से, दो रिजेस से नदी आके बीच में जो कॉन्सिक्वेंट रिवर से मिल जाती है और सब्सिक्वेंट रिवर से 90 डिग्री के एंगल में मिलती है। उसमें दो चीजें बतानी है, एक है स्ट्राइक और दूसरा है डिप एंगल, जो कि तुमने नहीं पढ़ा है अभी। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे और डिप एंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसको भी हम लोग एडप्ट कर लेंगे, तो वो आपका इंपॉर्टेंट एक डेवलप हो जाएगा। तो टेरिलिस्ट, डेंड्रिटिक, रेक्टेंगुलर, ये 3 ड्रेनेज पैटर्न ऐसे हैं जिनको पढ़ने से आपका मैक्सिमम काम हो जाता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए।